यहाँ मैंने एक स्टैंड और तार की जाली के ऊपर एक चीनी मिट्टी का कटोरा रखा है। इस कटोरे में कुछ मोम है और मैं इस मोमबत्ती से मोम को गर्म करूँगा और इसे पिघलाऊँगा। हम देख सकते हैं कि मोम पिघल चुकी है, इसलिए अब मैं मोमबत्ती को बुझा देता हूँ और पिघली हुई मोम को ठंडा होने के लिए कुछ देर ऐसे ही रख देता हूँ। तो हम देख सकते हैं कि जैसे ही मोम ठंडी होती है यह वापस ठोस हो जाती है। यानी ठोस मोम को गर्म करने पर पहले यह पिघलकर द्रव बन गई और फिर इसे ठंडा करने पर वापस ठोस में बदल गई। क्या आप बता सकते हैं कि यह किस प्रकार का परिवर्तन है? क्या यह भौतिक परिवर्तन है या यह रासायनिक परिवर्तन है? इसके बारे में थोड़ा सोचिए। मोम का पिघलना और ठंडा होना वास्तव में भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि मोम अभी भी मोम ही है, केवल इसकी अवस्था ठोस से तरल में और फिर तरल से पुनः ठोस में बदल गई है, इसलिए यह भौतिक परिवर्तन है। यहाँ कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा है। मोमबत्ती से मिली गर्मी के कारण मोम के परमाणु केवल पुनर्व्यवस्थित हुए हैं, लेकिन मोम के परमाणु अभी भी मोम के परमाणु हैं। अभी भी कोई नया अणु या नया पदार्थ नहीं बना है। मोम को इस प्रकार कई बार पिघलाया और ठंडा किया जा सकता है और तब भी यह उसी रंग और गंध वाली मोम ही रहेगा। इसलिए मोम का पिघलना और ठंडा होना एक भौतिक परिवर्तन है। ठीक वैसे ही जैसे बर्फ़ का पिघलना और पानी को ठंडा करके वापस उसे बर्फ़ में बदलना भी एक भौतिक परिवर्तन है। यहाँ भी कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, केवल पानी की अवस्था बदल रही है। इससे हमें यह समझ में आया कि भौतिक परिवर्तन में पदार्थ की अवस्था बदल सकती है, लेकिन कोई नया पदार्थ नहीं बनता। और आम तौर पर भौतिक परिवर्तन उत्क्रमित भी किए जा सकते हैं, जैसे हम तरल मोम को ठंडा करके वापस ठोस में बदल सकते हैं। यहाँ हमने पिघलने की प्रक्रिया को उत्क्रमित कर दिया। आइए अब एक जलती हुई मोमबत्ती का उदाहरण देखते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि यह किस प्रकार का परिवर्तन है? यह भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक परिवर्तन है? इसे समझने के लिए पहले हम देखते हैं कि मोमबत्ती किस चीज़ से बनी होती है। मोमबत्ती के इस हिस्से को बाती कहा जाता है। मोमबत्ती का यह भाग अत्यधिक अवशोषक होता है, वैसे ही जैसे एक टॉवेल अवशोषक होता है। एक टॉवेल पानी को सोख सकता है, इसी तरह बाती जिस सामग्री से बनी होती है उसमें अपने चारों ओर पिघलने वाले सारे मोम को अवशोषित करने की क्षमता होती है। इसके बाद मोमबत्ती का यह भाग पूरी तरह से ठोस मोम है जिससे मोमबत्ती बनी है। अब जब हम मोमबत्ती को जलाते हैं तो हम उसकी बाती में लगी हुई मोम को और उसके आसपास की मोम को पिघलाते हैं। इससे बाती पिघली हुई तरल मोम को सोख लेती है और उसे ऊपर की ओर खींचती है। लौ की गर्मी से यह पिघली हुई मोम वाष्प बन जाती है और मोम की यही वाष्प जलती है। इस प्रकार जैसे ही तरल मोम बाती में ऊपर जाती है वह वाष्पीकृत हो जाती है और हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है, जिससे ऊष्मा, प्रकाश, जल वाष्प और यहाँ तक कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बनती है। इसलिए यह एक रासायनिक परिवर्तन है। यहाँ मोम के अणु अलग अलग अणुओं में टूट जाते हैं और जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसके परिणाम स्वरूप नए पदार्थ बनते हैं। मोम की वाष्प ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प बनाती है। इसके अलावा एक बार जल जाने के बाद मोमबत्ती को उसके मूल रूप में वापस नहीं लाया जा सकता। इसलिए आप देखते हैं कि जैसे जैसे मोमबत्ती जलती जाती है इसकी ऊंचाई कम होती जाती है। आप इसकी मूल ऊंचाई को वापस नहीं प्राप्त कर सकते। हम देख सकते हैं कि यहाँ वास्तव में मोम की वाष्प जलती है, तरल मोम नहीं। इसीलिए जब हम मोमबत्ती को बुझाते हैं तब इसकी बाती से सफ़ेद धुआं निकलता है। यह धुआं वास्तव में मोम की वाष्प है। अब आप ध्यान दें कि जब हम इस सफ़ेद धुएं के पास लाइटर जलाते हैं तब क्या होता है। हम देख सकते हैं कि इससे बाती तुरंत आग पकड़ लेती है और मोमबत्ती फिर से जलने लगती है। मोम की वाष्प लाइटर की लौ को अपनी ओर खींच लेती है। इस प्रकार यहाँ हमें समझ में आया कि मोमबत्ती का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है।